बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने 3 लेक्चर ले लिए तकरीबन। इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर था। दूसरे नंबर पर हमने इकोनॉमिक डिसीजन लेवल्स पढ़े। थर्ड नंबर पे हमने लेक्चर लिया था। अब फोर्थ जो लेक्चर हमारा है वो है मैनेजमेंट विद नेचुरल एनिमीज। हमने पढ़ा था कि आईपीएम में हम मैनेजमेंट करते हैं इंट्रोडक्शन डिसीजंस में। अब वो मैनेजमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह के मेथड से होती है। मुख्तलिफ तरह के मेथड्स कौन कौन से हैं? अब हम सबसे पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि वो मैनेजमेंट विद द नेचुरल एनिमी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह क्रॉप के इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक क्या है, यानी कि सारे के सारे मेथड्स क्या करेंगे, पेस्ट की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल कंट्रोल से शुरू हो रहा है, मैनेजमेंट विद नेचुरल एनिमी, अगर आपको ये टर्म ज़हन में है तो नेचुरल एनिमी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो रिलेटेड होगा बायोलॉजी से। बायोलॉजी के ज़रिए से जो कंट्रोल हासिल होगा दैट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट विद नेचुरल एनिमी, it is very essential to know the meaning of the biological control program. So let's see what is the biological control program. Biological control program, basically it is a method in which the purposeful manipulations of the natural enemies are done. ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी मर्जी से नेचुरल एनिमीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अनइफेक्टेड एरिया से इफेक्टेड एरिया की तरफ, जहाँ पर पेस्ट ने डिस्ट्रक्शन कर दी है वहाँ ले जाते हैं। दैट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखो, यूज ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट्स इन द पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। समझ आया? अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद नेचुरल एनिमी। व्हाट इज़ द नेचुरल एनिमी? Natural enemy, as the name suggests, are animal, are organism which occur in nature, ऐसा organism जो nature में exist करे, and we use this type of the animal against a pest। इस type of animal को हम pest के against इस्तेमाल करें तो ये क्या हो गया? Natural enemy, यानी कि कुदरती तौर पर पाया जाने वाला दुश्मन। किसका? पेस्ट का। अब नेचुरल एनिमी इज अ ऑर्गेनिज्म दैट किल्स इंसेक्ट आउटराइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट्स के आउटराइट सारे के सारे इख्तियारात को किल करे, उसको वीकन करे, कमज़ोर करे। जब कमज़ोर करेगा देयर बाय रिड्यूसिंग देयर सर्वाइवल, एट द एंड क्या होगा कि हम उसके सर्वाइवल को रिड्यूस कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम पढ़ते हैं कि हमारे मकसद क्या होंगे, क्या मकसद हो सकता है इसको पढ़ने का। ज़ाहिर सी बात है, पेस्ट प्रॉब्लम है, उसको एलिमिनेट करना है। तो इस नतीजे में हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि वी रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन। समझ आया? कि हम पेस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे। जब हम रिड्यूस करेंगे तो फिर ही हमारा मैनेजमेंट होगा प्रोग्राम। अब हमारा ऑब्जेक्टिव इधर है, वी लोअरिंग द जीईपी वैल्यूज। जीईपी यू नो, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पेस्ट मीन लॉन्ग टर्म एवरेज डेंसिटी, यानी कि एक प्लांट पर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा देर तक रहे, दैट इज़ द जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पेस्ट। अब उसका जीईपी वैल्यू हमने लो करना है, स्लो डाउन करना है। किससे? इकोनॉमिक इंजरी से। जैसा कि ये देखें, ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। अगर इससे ऊपर जीईपी वैल्यू हो तो क्या होगी? डिस्ट्रक्शन। हमने इसको बाय द यूज ऑफ द नेचुरल एनिमी EIL से नीचे लेके आना है।
EIL जब हम अप्लाई करेंगे तो ये GEP वैल्यू इनकी इधर से ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, EIL से नीचे आएगी। जब EIL से नीचे आएगी, वी गॉट आवर ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव? reduces the number of the insects, reduces the GEP value, reduces the long term average density of the pest। आगे इसकी बेसिस क्या है? कोई भी काम होता है उसकी कोई ना कोई बेस होती है। जैसे हमारा मकान है, इसकी बेस क्या है? ईंटें, ईंटों से मकान बना, दैट इज़ द बेस। अब इसकी बेस क्या है? इसकी जो बुनियाद है वो क्या है? व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम? सबसे पहले इंसेक्ट्स को पकड़ लिया जाए। आप मुझे बताएं कि नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस करवाने हैं कहीं जगह पर, किसी जगह पर पेस्ट आ गया, वहाँ पर नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो किस तरह करवाएंगे? जो नेचुरल एनिमी हाथ में आएगा उसी को पकड़ के इंट्रोड्यूस करवा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचुरल एनिमीज भी स्पेसिफिक होते हैं फॉर द स्पेसिफिक पेस्ट्स। अगर हमने इंसेक्ट को स्टडी नहीं किया, उसी तरह ही हमने मुंह उठा के नेचुरल एनिमी जो हाथ में आया उसको इंपोर्ट कर दिया, तो नतीजे में क्या होगा? हम नेचुरल एनिमी भी ज़ाया कर दिए और हमें अपना ऑब्जेक्टिव भी नहीं मिला। सो बेसिस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू पिक अप द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को पकड़ना है, इंसेक्ट्स की जान पड़ताल करनी है। जब इंसेक्ट्स को जान लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमने देखना है कि ये इंसेक्ट्स कहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि जितने भी पेस्ट स्पीशीज़ होती हैं, जितने भी ये कीड़े होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर तबाही मचाते हैं। अपनी नेटिव प्लेस पर ये तबाही नहीं मचा सकते, क्योंकि इनके नेटिव प्लेस पर इनके नेटिव नेचुरल एनिमीज होते हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर ये पैदा होते हैं वहाँ पर मौजूद इनके नेटिव नेचुरल एनिमीज मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन काज नहीं कर सकते। सो दे मूव टू अनदर प्लेस फॉर देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब जब ये किसी और जगह पर जाएंगे, वहाँ पर इंसेक्ट को पकड़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये इंसेक्ट्स किधर से इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन से जगह से आया है। वहाँ पर जाकर नेचुरल एनिमी को देखा जाएगा और वो नेचुरल एनिमी यहाँ पर इंपोर्ट किए जाएंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएंगे। सो व्हाट आर द बेसिस? बेसिस आर द पिकअप इंसेक्ट्स। उसको स्टडी करें, देन गो टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। पेस्ट के ओरिजिनल लोकेशन में जाकर वहाँ पर पेस्ट के नेचुरल एनिमीज को लें। नेचुरल एनिमी क्या करेंगे? हम उसको इफेक्टेड एरिया में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव भी हमें मिल जाएगा। अब अगर इस बात की समझ आ गई है तो एक बात आगे चलती है ज़रा कि व्हाट आर द नेचुरल एनिमीज। ये बेसिकली एक पूरा प्रोग्राम है। हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाया जाता है पेस्ट, उसके बाद एगमेंटेशन क्या होती है, उसके बाद कंजर्वेशन भी करनी होती है नेचुरल एनवायरनमेंट की। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइवा एंड एग्जाम, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। लेकिन हम पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि व्हाट आर द नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज तो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। नेचुरल एनिमीज की स्टडी करते हैं हम। नेचुरल एनिमीज सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पैरासिटाइड। पैरासाइट का आपको पता कि व्हाट आर द पैरासाइट, ये तो बच्चे को भी पता होगा कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जाकर रहते हैं और बदले में उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? लिव इन या और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म
अदर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट बोलते हैं। और क्या करते हैं? फीड देम एंड रिटर्न टू हार्म। फीड देम, रिटर्न टू हार्म। वहां पर मौजूद होके उन पर फीड करते हैं और वापसी में उनको क्या कर देते हैं? नुकसान देते हैं। और ये पैरासिटाइड क्या है? पैरासिटाइड भी बेसिकली पैरासाइट से ही है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये भी लिव इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ये इमेच्योर फॉर्म में पैरासाइट होते हैं, लेकिन मेच्योर फॉर्म में पैरासिटाइड्स होते हैं। समझ नहीं आई? इमेच्योर फॉर्म में पैरासाइट होते हैं मतलब ये कि जब ये मूव नहीं कर सकते तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर। लेकिन जब ये अडल्ट होते हैं तो फिर क्या करते हैं? दे आर मोबाइल, दे आर फ्री लिविंग। ठीक हो गया। लेकिन पैरासाइट जो है वो पूरी जिंदगी अपना होस्ट के ऊपर या उसके अंदर गुजारता है, फ्री लिविंग नहीं होता। पैरासिटाइड अपने होस्ट के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, उसको अंदर से डाइजेस्ट करता रहता है, खाता रहता है, और यहाँ तक कि उसकी डेथ हो जाती है। पैरासाइट और पैरासिटाइड में फ़र्क और एक आ गया, कौन सा? कि पैरासाइट अपने होस्ट को लाजमन नहीं कि हमेशा मारे, उसको डेड करे, लेकिन पैरासिटाइड्स ऑलवेज डाई टू देयर होस्ट। पैरासिटाइड्स हमेशा क्या करेगा? अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑलवेज डिस्ट्रॉय देयर होस्ट, पैरासिटाइड्स। ठीक है। अब पैरासिटाइड्स में बेसिकली 6 ऑर्डर हम पढ़ेंगे, वो 6 ऑर्डर इंसेक्ट्स के हैं। मज़े की बात यह है कि पैरासिटाइड्स जो है ना, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ही क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। ये जो नेचुरल एनिमीज़ हैं पैरासाइट्स है, पैरासिटाइड्स हैं। आगे पढ़ेंगे प्रीडेटर्स भी हैं, इसमें माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब ये सारे के सारे जो हैं ये नेचुरल एनिमीज़ हैं, लेकिन हैं भी क्या? मेजॉरिटी इंसेक्ट्स की, और ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। सो पैरासिटाइड्स बिलोंग टू 6 डिफरेंट ऑर्डर्स, बिलोंग टू 6 डिफरेंट ऑर्डर्स। ये 6 डिफरेंट ऑर्डर कौन कौन से हैं? डायप्टेरा, ठीक है, स्ट्रेप्सेप्टेरा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा, इसको आपने डायप्टेरा पढ़ना है, डायप्टीरा नहीं पढ़ना, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। डायप्टेरा, स्ट्रेप्सेप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। 5वें नंबर पे आ जाएगा हमारा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, और 6ठे नंबर पे आएगा कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। ये बेसिकली 6 ऑर्डर्स हैं जो एक्ट एज अ पैरासिटाइड्स वर्क करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले 6 में से भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नेचुरल एनिमी हैं वो है एक हाइमेनोप्टेरा और एक है डायप्टेरा। These are the widely ranged used parasitides in case of the natural enemy program। अब पैरासाइट और पैरासिटाइड्स के अलावा और भी होते हैं, वो है कुछ प्रीडेटर्स,
प्रीडेटर आपको पता है कि शिकारी होते हैं इंसेक्ट्स के। अब इस केस में क्या होगा, प्रीडेटर्स कोई भी एम्फीबियन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिशेस भी खाती हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स भी खाते हैं, ठीक है। कुछ मैमल्स भी हैं जो इनको फीड करते हैं। सो दीज आर द प्रीडेटर्स बट दीज आर द नेचुरल एनिमी ऑफ द पेस्ट्स, ठीक। अब इसके अलावा माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स जैसा कि पता चल रहा है इस लफ्ज़ से, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in their dead form, powder form, ठीक है, that cause damage to insect pest। ये थे हमारे कुछ नेचुरल एनिमीज के। नेचुरल एनिमीज हैं क्या, नेचुरल एनिमीज कितनी टाइप्स के हैं। उम्मीद है कि आपको नेचुरल एनिमीज की समझ आ गई होगी। अगर तो आपको नेचुरल एनिमी की समझ आ गई तो अब जो हमारा बेसिक क्वेश्चन जा रहा है, बेसिक टॉपिक जा रहा है, वो स्टार्ट होने के लिए है। तो हम करेंगे अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन। बेसिकली नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस किस तरह होते हैं, एगमेंटेशन क्या है और कंजर्वेशन क्या है। ये तीन एलिमेंट्स जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल एनिमी। इंट्रोडक्शन से मुराद यहाँ पर क्या आईपीएम का इंट्रोडक्शन है? नहीं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने हैं हमने नेचुरल एनिमी, यानी कि इंट्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेशन ऑफ द नेचुरल एनिमी। बेसिस हमने पढ़ ली कि बेसिस क्या थी, नेचुरल एनिमी को पहले फाइंड करना। अब फाइंड करने के बाद सबसे पहला क्या होगा काम, फाइंड करके वापस आ जाएंगे? नहीं, फाइंड करके हम उनको लेके आएंगे साथ और फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इंट्रोड्यूस यहाँ से पता चला कि इंट्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेशन ऑफ द नेचुरल एनिमी इन द इफेक्टेड एरिया। क्या होगा? इट इज द इम्पोर्टेशन ऑफ नेचुरल एनिमी इन द इफेक्टेड एरिया। इफेक्टेड एरिया अब हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। उम्मीद होनी चाहिए हमें, क्या उम्मीद होनी चाहिए कि ये नेचुरल एनिमीज जो हमने इतनी मेहनत से इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अब ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाए जी, इस्टेब्लिश हो जाए। इस्टेब्लिश हो के फिर क्या करें, उन पेस्ट को कंट्रोल करें। क्या होप होनी चाहिए? होप क्या होनी चाहिए कि वंस इंट्रोड्यूस establish here then reduces the number of insect। यही होप होनी चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि पीपल होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद हमें होनी चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से वो पेस्ट
इस्टेब्लिश हो जाए, नेचुरल एनिमी इस्टेब्लिश हो जाए और फिर वो पेस्ट को किल करते। लेकिन आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि जिस जगह पर हमने नेचुरल एनिमी को इंट्रोड्यूस करवाया है वहाँ पर क्या थी? पेस्ट प्रॉब्लम। अब जहाँ पर पेस्ट प्रॉब्लम है वहाँ पर नेटिव नेचुरल एनिमीज भी हैं। क्या है जी? वहाँ पर नेटिव नेचुरल एनिमीज भी हैं, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले रहायशी हैं नेचुरल एनिमीज वो भी मौजूद हैं। अब जब हम न्यू एरिया से नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या वो इजीली इस्टेब्लिश हो जाएंगे? नहीं, वो इजीली इस्टेब्लिश नहीं हो सकते, बल्कि उन नेचुरल एनिमीज को जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसी चीज़ जो बाहर से इंट्रोड्यूस करवाई जाए उसको बोलते हैं एग्जॉटिक। इन्वायरमेंटल में पढ़ा था। अब एग्जॉटिक नेचुरल एनिमीज जो हैं, जब हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनके इंट्रैक्शंस होंगे किनके साथ? नेटिव नेचुरल एनिमीज के साथ। एग्जॉटिक नेचुरल एनिमी वर्सेस नेटिव नेचुरल एनिमी, ये आपस में इंट्रैक्शन करेंगे और इस नतीजे में क्या होगा? जो वहाँ के रहायशी होंगे, नेटिव होंगे, वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अब हमने उनको इस तरह से मेंटेन करना है, थोड़ी सी इन्वायरमेंटल की मैनिपुलेशन भी करनी है इस तरीके से कि जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं नेचुरल एनिमी, वो ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि वो खुद ही फीड करें, वो खुद ही अपनी बचाव भी करें, वो खुद ही पेस्ट को किल भी करें। ऐसा सिस्टम जिसमें वो सब कुछ खुद करें इंट्रोड्यूस करने के बाद, क्योंकि अगर हम करेंगे, अगर हमने उन पर इतना पैसा ही लगाना है नेचुरल एनिमी को कंजर्व करने के लिए, तो फिर हम क्यों ना पेस्ट को ही नेचुरल एनिमी के बगैर पैसा लगा के कंजर्व कर लें। लेकिन हमारा नेचुरल एनिमी का मकसद ये था इंपोर्टेशन का कि अब हमें कोई काम ना करना पड़े। ऐसा सिस्टम जिसमें नेचुरल एनिमी सब कुछ करे, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम। सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम, सस्टेन का मतलब होता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। अब अपनी ज़रूरियात को वो खुद पूरा करे, दैट इज़ द नेचुरल एनिमी। उसकी इंट्रैक्शन है तो हो, लेकिन फिर भी अपना बचाव करें। उसको खुराक चाहिए, हम नहीं देंगे, वो अपनी खुराक भी दे। इस तरह के नेचुरल एनिमी या इस तरह के हमने इंपोर्टेशन करवानी है ताकि हमारी बाद में लागत ना आए। अब इंट्रोडक्शन जो पहला हमारा एलिमेंट था उसमें हमने पढ़ लिया कि होप क्या होती है और सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम क्या होता है। अगर तो ये पढ़ लिया तो अब एक एग्जांपल से हम इसकी वजाहत लेते हैं। वो एक एग्जांपल कौन सी है? अल्फाल्फा वीवल की। अल्फाल्फा वीवल बेसिकली इट इज़ अ पेस्ट। ये 1954 से लेकर 1959 तक यूएस की स्टेट्स में इसने डिस्ट्रक्शन का असर, 1950 से 1959 तक इसने क्या किया? इन यूएस स्टेट इसने डिस्ट्रक्शन का असर, डिस्ट्रक्शन काज की। अब डिस्ट्रक्शन काज की पेस्ट का पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चल गया कि ये पेस्ट अफ्रीका से मूव करके अमेरिका की तरफ आए। अब जब इनका नेटिव प्लेस पता चल गया तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से इंपोर्टेशन हुई किनकी? नेचुरल एनिमीज की। 12 नेचुरल एनिमीज एक प्रीडेटर था। इनको क्या करवाया गया? इंट्रोड्यूस। इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया इन्फेक्टेड एरिया में। 10 साल के पीरियड लगा इनको, नेचुरल एनिमीज थे, इनको तकरीबन 10 साल का पीरियड लगा वहां पर इस्टेब्लिश होने के लिए। इन 1976 पैरासिटाइड
इस्टेब्लिश। तकरीबन फिर 1959 से बात चली और 70 तक जाके ख़त्म हुई। 70 पे जाके पैरासिटाइड वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। जब इस्टेब्लिश हो गए तो 1972 तक 1-2 साल के अंदर अंदर उन्होंने 1972 तक उन्होंने 80% एरिया को कवर कर लिया। 80% एरिया मतलब कि कवर करने का मकसद ये है कि वहाँ पर पहले इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे थे पेस्ट को मारने के लिए, लेकिन जब नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस किए तो 1970 या 1972 तक उन्होंने इस काबिल बना दिया माहौल को कि वहाँ से पेस्ट एलिमिनेट हो गया। 85 या 80% ऑफ द एरिया रिक्वायर नो इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट। अब वहाँ पर नेचुरल एनिमीज मौजूद हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी इंट्रोडक्शन की। अब हम इसका दूसरा एलिमेंट देखते हैं, वो है एगमेंटेशन। Augmentation अगमेंटेशन का जो मायने होता है वो होता है इंक्रीज। तो अगमेंटेशन बेसिकली is any activity that designed to increase the number of natural enemy in the existing system। कोई सिस्टम जिसमें नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस हैं, अब उनको इन्हांस करना है फॉर द बेटर रिजल्ट्स, फॉर द टेम्परेरी एंड फास्ट रिजल्ट्स। सही। अब अगमेंटेशन एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में नेचुरल एनिमी की तादाद को बढ़ा देना, वो क्या है? एगमेंटेशन, द इंक्रीजमेंट या इन्हांसमेंट ऑफ द नेचुरल एनिमी इन द इकोसिस्टम। इन्हांसमेंट ऑफ द enhancement of natural enemy in existing ecosystem। एग्जिस्टिंग क्यों भाई हमें ये क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम इन्हांस करें? बाज़ दफ़ा सेवर पेस्ट आ जाते हैं, सेवर पेस्ट जिनका EIL हमेशा ऊपर रहता है, उनके अगेंस्ट हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली ये जो एगमेंटेशन है इसमें हम इन्हांस नंबर ऑफ या ज़्यादा नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, पीरियडिकली रिलीज़ करते हैं, ताकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेटर हों और जल्दी हों। अब जल्दी और थोड़ी मुद्दत के लिए तो इन्हांसमेंट होती है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। हम ये कह सकते हैं कि अगमेंटेशन इज़ अ टेम्परेरी प्रोसीजर, ठीक है, वाइल द इंट्रोडक्शन इज़ द परमानेंट प्रोसीजर। अब अगमेंटेशन में रिलीज़ करते हैं एक्सेसिव नंबर्स, वो एक्सेसिव नंबर्स पीरियडिकली रिलीज होते हैं। इस तरह पीरियडिकली रिलीज होते हैं। ये दो तरह के हैं बेसिकली, एक है इनंडेटिव इनंडेटिव का मतलब होता है मैसिव, बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेशन बन गई, द रिलीज ऑफ मैसिव नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू एलिविएट अ पेस्ट प्रॉब्लम, इट इज़ नोन एज द इनंडेटिव। रिलीज ऑफ मैसिव नंबर ऑफ natural enemies for better results, for better results। ठीक है, ये है इनंडेटिव रिलीज, मैसिव नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को रिलीज करना।
और दूसरे नंबर पे आती है वो है इनोकुलेटिव। इनोकुलेटिव का मतलब है कि हमने थोड़े नंबर रिलीज करने हैं इंसेक्ट्स के, लेकिन हमने पेस्ट के पीरियड ऑफ स्टार्ट से लेकर पेस्ट के पीरियड ऑफ एंड तक periodically we release small amount of the small number of the insects but at some intervals। कुछ वक्फों के बाद हमने 10 इंसेक्ट्स छोड़े, 10 मिनट बाद फिर छोड़े, 10 मिनट बाद फिर 20 इंसेक्ट्स। इसी तरह करते करते जो 10 इंसेक्ट्स पहले हमने सिस्टम में ड्रॉप किए उनके आगे प्रोजेनी भी हुई, अब वो 20 हो गए। हमने 20 और पीछे से छोड़ दिए, वो 40 थे, 40 की प्रोजेनी हुई 80 हो गई। अब इनोकुलेटिव बेसिकली इज द periodically release in small numbers release of small number in short intervals। that is the inoculative। अब इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं बुक से। ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 9 है, पेज 312 है मेरे ख्याल से, वो चेक कर लें आप। तो ये पीरियडिकली रिलीज में दो तरह की, एक इनोकुलेटिव और एक इनोकुलेटिव। ये हमारी हो गई अगमेंटेशन। अब अगमेंटेशन के बाद आता है कंजर्वेशन। आप इसको गौर से सुने। कंजर्व किसको करना है हमने? नेचुरल एनिमीज को। जो नेचुरल एनिमी इंट्रोड्यूस करवाए उनकी इंट्रैक्शंस होंगी किसके साथ? नेटिव नेचुरल एनिमीज के साथ। अगर नेटिव नेचुरल एनिमी भी डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि वहाँ पर पेस्ट प्रॉब्लम के खदशात और ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने इस तरह से ट्रीट करवाना है कि वहाँ पर मौजूद जो इन्वायरमेंट है वो भी डिग्रेड ना हो, वो भी कंजर्व है। वहाँ पर मौजूद जो नेचुरल एनिमीज़ भी हैं वो भी डिग्रेड ना हो, वो भी कंजर्व है। क्या करना है? दो चीज़ें, कि एक इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना है, और दूसरा नेटिव नेचुरल एनिमीज़ को भी कंजर्व करना है। अब इनको किस तरह से किया जाएगा? ये मुख्तलिफ तरह के मेथड्स होते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले नेटिव नेचुरल एनिमीज़ हैं उनकी रिक्वाइजिट्स को ज़्यादा कर दिया जाएगा। जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी खुराक, जाहिर सी बात है वो तो उनकी खुराक अल्फाल्फा, जिस फील्ड में भी जाएंगे वो तो उनकी खुराक है, लेकिन जो नया आने वाले होंगे उनकी जो फूड रिक्विजाइट्स हैं, जो शेल्टर हैं, वो ज़रा थोड़े से फील्ड से बाहर बनाए जाएं ताकि वो फील्ड वहाँ से करें, आकर काम अंदर फील्ड के अंदर करें। इस तरह से उनकी इंट्रैक्शंस भी कम से कम हो, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मिल जाए। तो ये था हमारा आज का 4th लेक्चर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करे, और इंशाअल्लाह ताला आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।